जी को भी बहुत नुकसान होगा। और जो उथल पुथल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा उसमें फायदा आपको होगा अगली बार असेंबली में। इन्हें अपने जो कार्यकाल किया है और क्या फैसले जनता के लिए उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो दूरियां बन रही हैं आपस में उनके, और दूरियों की वजह से जो जनता की काम नहीं हो रहे हैं, ये कोई कुर्सी बचाने के लिए आज का जो फैसला, हाल में जो फैसला है लिया सरकार ने कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी तख्ती लगा लें, वो इसलिए लगाया उन्होंने क्योंकि वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। वो कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। जो कावड़िया की बात जो हो रही है, कावड़िया को, ये जो कावड़िया के लिए जाने वाले रास्ते पर, और खासकर उनकी नजर थी कि मुस्लिम जो लोग हैं उनकी तख्ती लग जाए, वो रास्ता अपनाना इसलिए चाहते हैं वो इस तरह का क्योंकि उनके अंदर झगड़ा है, उस झगड़े को छिपाने के लिए ये सब फैसले लिए गए। पर वो कहते हैं कि अखिलेश जी आपके टाइम भी डायरेक्टिव तो आपने दिया था, ये कैसे हैं? नहीं ठीक बात है। क्योंकि वो उनके पास कागज होंगे। तो वो इसलिए नहीं था कि आप उससे नफरत फैलाएं। कोई भी चीज की जाती है तो रजिस्ट्रेशन होता है उसका। मान लीजिए हम अपनी गाड़ी पर ड्राइविंग लाइसेंस लगा के तो नहीं चलते हैं ना। नहीं, आपने जब कोई मांगता है तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं। मैंने सुना है कि जो आपका जो डायरेक्टिव था वो ये था कि भाई अगर आप रेस्टोरेंट है जो आपका लाइसेंस है वो लाइसेंस आप दिखाना चाहिए। और कोई आपका डायरेक्टिव नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो मतलब कि ये भी एक मैं समझता हूं कि फैला रहे हैं, गलत चीज फैला रहे हैं, इनकी आदत है। क्योंकि जब बैकफुट पे चले गए, जनता इस फैसले के पक्ष में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि कारोबार जोड़ता है हमें एक जगह पर। क्या पता कौन किसके साथ जुड़ा हुआ कारोबार से। एक मुसलमान का रेस्टोरेंट है, उसमें सारे हिंदू काम करते हैं, ठीक बात है। तो अगर वहां जाके आप खाना नहीं खाओगे तो नुकसान किसको होगा? ठीक बात है। और इसी तरह बहुत सारे कारोबार हैं, दलित लोग हैं जो चलाते हैं। ठीक तो अगर वो कहने लगे कि हम इसके मालिक हैं तो उसका नतीजा क्या होगा सब जानते हैं। तो ये सरकार समझ नहीं पा रही है। कारोबार लोगों को जोड़ती है, कारोबार लोगों के बीच में उठना बैठना बनाता है। बहुत दुख। एक कारोबार से हर तरह के लोग जुड़े रहते हैं। ये केवल कुर्सी, वोट, नफरत, इसलिए ये फैसला ले रहे हैं। नफरत तो ये पिछले 10 साल से चला रहे हैं। अब तो इनको पता चलना चाहिए कि नफरत की बात अब जनता मान नहीं रही। जनता समझ गई है कि ये तो भाषणों की सरकार है, ये काम करने वाले तो है ही नहीं। जब ये अयोध्या से हार गए तो इनको पता है कि सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो गया है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति का जो दिया है वो फड़फड़ा रहा है। जैसे दिए आखिरी में बुझने से पहले रोशनी ज्यादा करता है, जी हाँ, हलचल ज्यादा मचाता है। बिल्कुल। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि कोई फैसला ऐसा लें कि लोगों के दिल और दिमाग में वो बात जाए जिससे कि दूरियां बने। लेकिन ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। लोग नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, उसके बारे में भला हो, लोगों का जीवन बदले। उसके बारे में तो बात ही नहीं होती। उसके बारे में ये लोग कम सोचते हैं, केवल लोगों में दूरियां बन जाए उसके लिए ज्यादा विचार करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव के दौरान कितनी हद तक इन्होंने बूथ लेवल पे दखल अंदाजी दी की? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं दे सकता हूं। और मुझे याद है जब रामपुर का बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये रहती है और प्रशासन की कोशिश हमेशा ये रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वोट डालें आकर के। उत्तर प्रदेश में पहली बार देखा है कि शासन, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन भी इस कोशिश में था कि लोग वोट डालने ना आए। और ये तरीका इन्होंने वहां अपनाया जहां वो जीत नहीं सकते थे या उनको लगता था कि वो हारने वाले हैं। संभल में किया इन्होंने, और कॉन्स्टिट्यूंसीज में किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो जा करके बूथ पर समाजवादी पार्टी के जो एजेंट्स थे उनको डरा धमका रहे थे और अपने लोगों को उत्साह पैदा कर रहे थे। तो मशीन से सुना है बटन भी दबाते हैं जब कई जगह गए। और मैंने तो एक वीडियो डाला था जिसमें हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जो उस पोलिंग बूथ पे जितने भी कर्मचारी थे वो सस्पेंड किए गए, कार्रवाई हुई उनके ऊपर। क्योंकि एक बीजेपी के नेता ने वहां पर उनके बच्चे ने वोट ही नहीं डाले बल्कि उसका वीडियो बनाकर, रील्स बनाकर के सोशल मीडिया पे डाला। तो वो 8 वोट डाले एक व्यक्ति ने। तो ऐसे तो और जगह भी किया होगा इन्होंने। तो मैं जब कन्नौज में चुनाव देख रहा था तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ पे जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मजबूरी में मुझे निकलना पड़ा। तो तब जाकर के प्रशासन ने थोड़ी सख्ती की। तो इसका मतलब ये जो 240 भी इनके आए हैं, असलियत तो थोड़ी बहुत सी जगह हैं। फर्रुखाबाद का इलेक्शन है,
इतनी लाठी चली वहाँ और इतना दबाव बनाया प्रशासन ने। सुनने में आ रहा है कि वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनके पास दिल्ली से और लखनऊ से फ़ोन गया और उसका परिणाम बदल दिया। मुझे याद है अलीगढ़ का जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पहले ही आरोप लगाया था प्रशासन पे, और ये आरोप लगाया था चुनाव से पहले कि मुझे हरा दिया जाएगा, और अंततः वही हुआ। पूरी जनता उनके साथ थी। आज भी वो कहते हैं कि उन्हें हराया गया। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां प्रशासन ने, और वोटिंग के दिन पर प्रशासन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के काम किया। ये तो जाहिर है, कई ऐसे खबरें हमें भी मिल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि 240 तो इनको खैर दिखावे में तो 240 हैं, लेकिन असलियत इनकी उससे भी कहीं 30-40 और सीटें कम रही होंगी, क्योंकि वो जीत गए हैं आज, तो संख्या बता सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन वो जीते हैं जनता की नजरों में। जी हाँ, जी हाँ। तो परिवर्तन होना चाहिए, सारे इलेक्शन की प्रतिक्रिया का परिवर्तन होना चाहिए। आप वो कहते हैं कि भाई ईवीएम से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, हालांकि अब जीते भी फिर भी हम ईवीएम के खिलाफ हैं। तो किस किस्म का परिवर्तन होना चाहिए? मुझे याद है जब मैं 2022 का चुनाव हारा, उस समय किसी भाषण में मैंने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उनके डिलीट कर दिए गए वोट, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम चुनाव हार गए। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया और नोटिस में कहा कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि वोट डिलीट कर दिए गए, और वो भी आपके यादव और मुस्लिम। तो मैंने अपने वर्कर्स से मिलकर के और पार्टी के लीडर से मिलकर के एक सूची तैयार की, और जिन लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया था, जिन्होंने वोट पहले डाला था, वोटर लिस्ट में नाम था, वाकायदा उनका एफिडेविट के साथ मैंने 18,000 ऐसे वोट जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, जिसमें कि यादव और मुस्लिम थे, उनको मैंने सूची इलेक्शन कमीशन को दी, और इलेक्शन कमीशन ने किसी पे कार्रवाई एक भी नहीं की। आज तक नहीं की, अभी तक कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो जाए या एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो भविष्य में ये वोटर लिस्ट में जो जानबूझ करके वोट डिलीट किए जाते हैं वो नहीं को। वो देखिए, जनवरी पहली किसी भी साल में वोटर लिस्ट तय होता है जी, हाँ, 1 जनवरी कोई भी नया साल हो। उसके बाद जब इलेक्शन होता है, चाहे वो जून में हो, अक्टूबर में हो, जब भी हो, तो तब उस एंड टाइम पे लाखों की संख्या के, सैकड़ों की संख्या के वोटर की लिस्ट में डिलीट हो जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि किस किस जहाँ कौन सी गली है जहाँ इनके पक्ष में वोट नहीं मिलने वाला, उसी को वो डिलीट कर देते हैं। तो बेचारा जो वोटर है वो जाता है वहाँ और उनको देखता है कि भाई मेरा तो वोट ही नहीं है। तो ऐसे तो ये आम करते हैं, और चुनाव आयोग इसके बाद कोई कदम नहीं उठाता। मुझे याद है आजमगढ़ में, मुझे बाई इलेक्शन जब हुआ था आजमगढ़ का, तो उस समय क्या हुआ, लोगों को घर से नहीं निकलना दिया। ठीक बात है, शायद प्रशासन इनके साथ, पुलिस इनके साथ मिली हुई, संभल में किया, इस बार संभल में किया, तभी लोग निकले और वोट डाले। मैं अपना 3rd फेज के बाद जो पॉलिटिकल स्पीचेस दे रहा था, मैं बात यही कहता था कि वोट डालने के लिए डरोगे तो नहीं, घर से निकलोगे तो सही, आप निकल के वोट जरूर डालना, कोई रास्ता अपनाना, वोट डालना। लेकर सुना आपका भाषण। तो ये चीजें हुई हैं, और कई जगह हम लोगों ने जब शिकायत की इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने कभी कार्रवाई नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है, जब कभी भी चुनाव यूपी में होते थे, डीजीपी हटते थे, चीफ सेक्रेटरी हटते थे, या संबंधित अधिकारी जिनकी शिकायत की जाती थी उनको हटता था। सेशन साहब का वक्त था। और इस समय देखिए कि जहां बीजेपी की सरकार स्टेट में नहीं थी, वहां तो अधिकारी हटाए गए, लेकिन यूपी में जो एक्सटेंशन पे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे थे, उन्हें नहीं हटाया गया, इलेक्शन उन्हीं से कराया गया। डीजीपी परमानेंट नहीं है, वो सरकार की मेहरबानी पर डीजीपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। मैं आपसे गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी बात है और हम सभी लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, तो ऑपोजिशन के जो नेता हैं, दल हैं, वो इकट्ठा होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सच है कि इस तरह का कदम हम लोग को उठाना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल करके। आप इसमें पहल कीजिए ना। इस पर तैयारी करनी चाहिए, और इसलिए ज़रूरी है तैयारी कि कई बार लोगों को भरोसा नहीं है। जो बात पिछले सवाल में आपने पूछा था ईवीएम को लेकर के, कई देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां भी नहीं, उनमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ईवीएम आप इस्तेमाल जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट, जर्मनी में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ईवीएम का आप इस्तेमाल करते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बहुत से जगह देशों में बैलेट से वोट पड़ रहा है।
तो हमारे देश में क्यों नहीं? तो आप नेता लोग बैठिए और इस पे तय कीजिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं हो सकता कि भाई इलेक्शन कमीशन शासन के साथ मिला हो और एक तरफिया काम हो रहा हो। तो उससे तो इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता है। और फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? लोग जान रहे हैं कि वोट किसको दे रहे हैं, उससे दुश्मनियां बढ़ रही हैं। चलिए, ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंसी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। क्या यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी है? आपके स्पीकर लोग, आपके चेयरमैन साहब माइक बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते, इंटरप्ट करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? ये सवाल उठा था और उठेगा, और हमारी कोशिश होगी कि स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे कि किसी भी लीडर का माइक बंद नहीं हो, क्योंकि वहां बोलने आ रहे हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं। अगर लोकसभा में नहीं बोलेंगे जनता की बात, तो कहां बोलेंगे? ये एक संवैधानिक सवाल है। आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी सांसद को बोलने का पार्लियामेंट में हक है। ये उसका हक है जी, सब्जेक्ट टू रूल्स, सब्जेक्ट टू प्रोसीजर। अब हमारा लोकसभा का प्रोसीजर या राज्यसभा का प्रोसीजर, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी का माइक बंद हो सकता है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंटरप्ट करना चाहिए, चेयरमैन साहब को या स्पीकर साहब को इंटरप्ट करना चाहिए। ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको जनता को नहीं दिखा सकते आप, ये भी नहीं लिखा हुआ। तो ये चीजें अगर स्पीकर साहब कहते हैं हम नहीं करते, तो इसका मतलब कोई अधिकारी कर रहा है। जो अधिकारी कर रहा है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो ये नेता लोग, विपक्ष के लोग क्यों नहीं ये बात उठाते? हम लोग तो ये जानना चाहेंगे उस अधिकारी को निर्देश कौन दे रहा है। वो तो ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ही निर्देश दे रही है। बिल्कुल। तो बहुत जल्दी, क्योंकि पिछली बार भी बात सवाल उठा था और सदन बहुत दिन नहीं चला पिछली बार। आज पहला दिन था बजट का, कल बजट पेश होगा। ये बात अगर आएगी तो हम सब मिल करके आवाज उठाएंगे कि किसी भी सांसद का माइक बंद नहीं हो। हम यहाँ बोलने आते हैं, हमारा अधिकार बनता है कि हम अपनी बात कहें। मैं आपको सुझाव दूंगा, अगर आप आवाज उठाएंगे तो मुझे मालूम है उसका निर्णय क्या होगा। और अगर वही निर्णय होगा जो मैं समझता हूं, तो निश्चित रूप से आपको पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक हक है। देखिए, आपको याद होगा कि एक ऐसा वक्त होता था जब दूरदर्शन केवल क्रिकेट मैच दिखा सकता था, कोई और दिखा नहीं सकता था। फिर 1990-91 में मुझे याद है एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि आम जनता का हक है देखने का क्रिकेट मैच को। ये पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? तो जो भी कार्रवाई पार्लियामेंट में हो रही है, दैट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ठीक बात। जनता का, उनका ये राइट है एंड पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम, बिकॉज दे वांट टू नो कि भाई पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। तो उस राइट का उल्लंघन हो रहा है अगर आपका माइक बंद हो जाए और यार आपको दिखाया ना जाए। ठीक, इस पे हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बातचीत करेंगे। अगर इतना आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम लोग बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत ही अहम बात है कि जरूरी भी है। और खास तौर पे क्योंकि इस स्तर पे पहुंच गई है राजनीति, इतना तनाव हो गया है देश में कि केवल करवाहट के, केवल एक दूसरे पे आरोप लगाना, देश की जनता के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चुनौती किसानों की चुनौती है, बेरोजगारी की चुनौती है, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और जिस तरह से नीट में हो रहा है, मैंने तो हमारी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। और नीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट रोज के रोज, सुप्रीम कोर्ट बेचारी क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट को तो इतना ये तो यही कदम उठाएंगे ना ठीक करने के लिए, लेकिन हर न्यूज पेपर, हर पेपर का लीक हो रहा है। तो इसमें भी विपक्ष क्या करने वाला है? नहीं, हम लोगों ने तो कहा सदन में आज कि नीट का, केवल नीट का रिकॉर्ड नहीं है जो रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, ये पेपर लीक का रिकॉर्ड बना रहे हैं सरकार के लोग। कोई रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, पेपर लीक सबसे ज्यादा है। और नीट इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके अपने लोग उसमें शामिल हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे या जो रिजल्ट